हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है उसके बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। बच्चों, आज हम उन्हीं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना है। आपके इमेजिनेशन, आपके विजुअलाइजेशन का यहाँ पर बहुत ही आपको इस्तेमाल करना है, तब कहीं जाकर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे और उसके आगे फिर हम गॉस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बच्चों, सबसे पहली बात शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए जैसे ये कोई लाइट यहाँ पे ऊपर जल रही है, मेरी हथेली पर इससे कुछ रोशनी आ रही है। अब अगर मैं एक हथेली की जगह दो हथेली यहाँ पर लेकर आऊंगा तो जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी है, जैसे आप मॉडर्न में भी पढ़ते हैं, फोटोन्स वगैरह पढ़ते हैं, जो अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी है वो मुझे ज़्यादा रिसीव होगी क्योंकि मैंने एरिया यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। तो बच्चों, ये जो इंक्रीज एरिया से ज़्यादा रोशनी पास हो रही है, इसको समझाने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं और उस टर्म को कहा जाता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है मैं आपको पहले सरल शब्दों में समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन यहाँ पर आप फॉर्मूले से अभी देखेंगे, पहले मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एन एरिया। बच्चों, किसी पर्टिकुलर एरिया से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होती है, हम कहते हैं उससे एसोसिएटेड फ्लक्स उतना ही ज्यादा है। तो आप सरल शब्दों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या समझेंगे बच्चों, किसी भी एरिया से एसोसिएटेड फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है वो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंडिकेट करता है, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा आप देख पा रहे होंगे, सपोज ये कोई एक एरिया है, आप देख पा रहे होंगे, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इस एरिया से इस तरह से गुजर रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस एरिया से जो एसोसिएटिविटी है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको इसको थोड़ा सा समझ लेना है भाई, अगर इसी एरिया से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होंगी तो मैं कहूंगा इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अगर इसी एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम पास हो रही होगी तो मैं क्या कहूंगा कि उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम पास हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन अपन ने क्या समझी बच्चों, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद एन एरिया। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के भी बता रखी है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर हम डिस्कस करें बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। बच्चों, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको अभी बता देता हूँ। ये फॉर्मूला हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम फिर इंटीग्रेशन की मदद से टोटल फ्लक्स निकालेंगे। कुछ कुछ उसी तरह की बात है बच्चों, जैसे कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालते तो आप क्या लिखते थे, एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा, पर वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते हैं तो फिर आप इंटीग्रेट करते हैं। तो वो की वही चीज यहाँ पर है। अभी ये ध्यान रखना है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या पैरामीटर्स है बच्चों मैं आपको बता देता हूं। ये जो ई डॉट ए वेक्टर मैंने लिखा है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर हमने स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट किया हुआ है। तो ए वेक्टर जो है दैट इज एरिया वेक्टर। बच्चों, हो सकता है ये आपके लिए नई चीज हो, अभी तक आप एरिया को एक स्केलर क्वांटिटी के रूप में ट्रीट करते आ रहे थे, मगर अब हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ट्रीट करेंगे। बच्चों, एरिया वेक्टर क्या होता है, सिंपल सी बात बता देता हूं। सबसे पहली बात, एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो हमें उस एसोसिएटेड सरफेस के एरिया के बारे में बताता है। मान लीजिए जैसे सर्कुलर एरिया पे अगर आपने एरिया वेक्टर दिखाया है तो मॉड ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हमें एरिया ही बताता है, मगर डायरेक्शन जो होती है एरिया वेक्टर की दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। बच्चों, मैं आपको फिर से यहाँ पे अंडरलाइन करके बता देता हूं, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। आगे जाके ईएमआई चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, वहां इस तरह की बहुत गलतियां होती है। वहां आप देखेंगे कि कई क्वांटिटीज का कैलकुलेशन हम एरिया वेक्टर के एंगल के साथ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एरिया वेक्टर जो है दैट वेक्टर इज इटसेल्फ नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस भी सरफेस की बात कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर को दिखाया जाता है। एंड अगेन, अगर मैंने ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा लिखा है तो इसका मतलब थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। बच्चों, एरिया वेक्टर हमें क्या बताता है, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं एरिया वेक्टर दरअसल हमें
ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस के बारे में बताता है कि हमारा जो सरफेस है, जो प्लेन है, वो हमारी फील्ड डायरेक्शन से कितने एंगल पर झुका हुआ है। लेकिन स्टिल मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है, ये आपका अगर सरफेस है, पहली बात अगर मैं इसका मॉड ए लिखूंगा तो मॉड ए तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया वेक्टर आपको हमेशा कैसे दिखाना है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप दिखाएंगे एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर इसके साथ एंगल थीटा बन रहा है तो आप इस सर्कुलर एरिया से जो फ्लक्स पास होगा उसको क्या कहेंगे, ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। तो बच्चों मैंने 3 बार आपको ये बात बोल दी है, बस इतना सा ध्यान रखना, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस दिखाया जाता है। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूं, आपके फ्लक्स के कैलकुलेशन में कई जगह इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वहां आपसे क्या कहा जाएगा कि जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यही आपको बता देता हूं, सपोज मान लेते हैं ये जो कोई प्लेन ऑफ कॉइल है, इस तरह से इसको दिखा देते हैं, ये कोई कॉइल का प्लेन है और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए फ्लक्स क्या होगा, तो आप अगर ई ए कॉस 30 लिख बैठेंगे तो आप गलत कर रहे हैं बच्चों। आपको एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच में नहीं लेना है, आपको एंगल किसके बीच में लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो बच्चों एरिया वेक्टर जो होता है दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू द सरफेस, और अगर एरिया वेक्टर 90 डिग्री एंगल पर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो ई वेक्टर से इसका जो एंगल बनेगा दैट विल बी 60 डिग्री। और अब अगर आप इस सर्कुलर एरिया का फ्लक्स निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई ए कॉस 60 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमें दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आगे की बात करते हैं बच्चों, छोटे मोटे पॉइंट आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ऑब्वियस सी बात है, स्केलर प्रोडक्ट से निकल के आया है रिजल्ट, डॉट प्रोडक्ट से निकल के आया है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट की बात करते हैं तो आपने देखा था फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, तो आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम भी लिख सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट मैंने आपको पहले वोल्ट पर मीटर भी लिखाई थी, तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर करते हैं तो एक यूनिट यहां से वोल्ट मीटर भी निकल के आती है। तो यूनिट्स आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। दूसरी बात बच्चों, अब इधर ध्यान से देखिए, सपोज ये कोई सरफेस में दिखा रहा हूं बच्चों, एक तो आपको सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच का फर्क क्लियर होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन इस तरह से देता हूं, ये डस्टर है, ये डस्टर क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, डस्टर पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट, मगर इस डस्टर में 6 सरफेसेस है। सरफेस अलग चीज है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, नीचे एक सरफेस, इधर पीछे एक सरफेस है। तो डस्टर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है मगर हम इसके अलग अलग सरफेसेस की बात कर रहे हैं। अभी जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो आप बॉडी को इस तरह से एक डस्टर की तरह इमेजिन करिएगा, सॉलिड बॉडी की तरह इमेजिन करिएगा, आपको फ्लक्स में कभी भी गलती नहीं होगी। अब सपोज मैं पहला केस ये ले रहा हूं कि मान लीजिए ये वाला सरफेस ले रहे हैं और यहां से फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकल रही है, इस वाले सरफेस से ऐसे फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। बच्चों अगर इस वाले सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है जैसा आपको यहां दिखा रखा है, तो एरिया वेक्टर तो अपन कैसे दिखाएंगे, नॉर्मल टू द सरफेस, ये मैंने दिखा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर निकल रही है। अब आप बताओ ई और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो ई और ए के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है तो फ्लक्स के फॉर्मूले में आप रखिए ई ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स कितना निकल के आएगा बच्चों, प्लस ई ए, एंड दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे +1 ही होगी। तो इस सरफेस से मैक्सिमम फ्लक्स आपको मिल रहा है प्लस ई ए, और साथ में यहाँ से हम एक बात समझ गए, आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, आपको ये ध्यान रखना है। दरअसल आउटगोइंग नेचर ऑफ फील्ड लाइंस आपको तभी इंडिकेट होंगी जब जब आपका थीटा एक्यूट एंगल होगा। थीटा अगर ई और ए के बीच में एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब फील्ड लाइंस का आउटगोइंग नेचर होगा, और फील्ड लाइंस का आउटगोइंग नेचर है तो अपने को बस ये ध्यान रखना है कि हम आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव मानेंगे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 में पॉजिटिव है। तो आप तो बस इतनी सी बात ध्यान रखो, आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। बच्चों इसलिए बता रहा हूं, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो प्लस और माइनस कैसी भी हो सकती है। नेट फ्लक्स निकालने के लिए जब हम सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करेंगे तो हमें फिर साइन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसी में बच्चों आगे सुने इधर, अब मान लीजिए वही एरिया था जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला एरिया है, एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर एंटर कर रही है, इनकमिंग नेचर की है। तो ऐसी कंडीशन में अब आप देखिए यहां अगर फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही है और एरिया वेक्टर वही हमने सरफेस के परपेंडिकुलर अगर इस तरह से दिखा रखा है,
तो इस बार थीटा बराबर कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। ई ए कॉस थीटा में थीटा 180 रखेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों माइनस ई ए। माइनस ई ए को हम यहाँ मिनिमम फ्लक्स कहेंगे। स्केलर टर्म्स में अगर हम बात करें तो कॉस की मिनिमम वैल्यू हम -1 कहेंगे अगर स्केलर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो। और यहाँ से हम समझ गए कि इनकमिंग फ्लक्स जो है वो नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव। इनकमिंग फ्लक्स के लिए थीटा की वैल्यू आपकी 90 से 180 के बीच में होती है, इसीलिए इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव आता है। बच्चों इसके बाद तीसरा केस, ध्यान से इसको सुनिएगा। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस रन कर रही है। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुद अगर पैरेलल टू द सरफेस रन कर रही है तो जो एरिया वेक्टर है उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। और अगर ई ए कॉस थीटा में मैं थीटा की जगह 90 रखता हूं तो फ्लक्स क्या निकल के आता है 0। बच्चों इस कंडीशन को हम नो फ्लक्स लिंकेज का नाम देंगे कि अब इस सरफेस से किसी तरह का फ्लक्स लिंक हो ही नहीं रहा है। तो दिस इज द नो फ्लक्स लिंकेज कंडीशन। आपको ध्यान रखना है कि जब भी फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस रन करती है तब हमारा फ्लक्स कंट्रीब्यूशन या फ्लक्स लिंकेज क्या निकल के आता है 0। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, एक एरिया दिखा रखा है, फील्ड लाइंस इस तरह से कुछ रन कर रही है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में ट्विस्ट देने के लिए जबरदस्ती यहां पर एक एंगल भी दिखा दिया जाए कि सपोज ये कुछ एंगल थीटा है। अब आप बताइए फ्लक्स क्या होगा। तो बच्चों फ्लक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा 0। रीजन आप समझ पा रहे होंगे कि द फील्ड लाइंस आर रनिंग पैरेलल टू द सरफेस। अगर फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस रन कर रही है तो इस एरिया वेक्टर से उसका 90 डिग्री एंगल होगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। तो केवल ऐसे ही नहीं, मैं आपको इसी में समझा देता हूं। भले आपके फील्ड लाइंस ऐसे रन कर रही होती सपोज, या आपके फील्ड लाइंस इधर रन कर रही होती, कैसे भी रन कर रही है, अगर पैरेलल टू द सरफेस रन कर रही है तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा इस केस में 0। तो ये बात हमें थोड़ी सी बच्चों ध्यान रखनी है। अब एक और पॉइंट आपको आगे का बताते हैं। फ्लक्स थ्रू एनी आर्बिट्ररी शेप्ड ऑब्जेक्ट। कुछ भी रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट्स का अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेशन करना है तो उसका एक फॉर्मूला है बच्चों। फ्लक्स बराबर होता है E इंटू प्रोजेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूले हम सारे लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू प्रोजेक्शनल एरिया। बच्चों प्रोजेक्शनल एरिया क्या होता है, आप इसको दूसरे शब्दों में शैडो एरिया भी कह सकते हैं कि जो भी उस ऑब्जेक्ट का शैडो एरिया आता है हम उसकी मदद से फ्लक्स निकालते हैं। कैसे, इस चीज को यहां समझते हैं। सपोज आपको एक हेमिस्फीयर यहां पे दिख रहा होगा और हमने इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। E इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। मान लीजिए हमें इस हेमिस्फीयर से केवल आउटगोइंग फ्लक्स बताना है। बच्चों आउटगोइंग इसलिए कह रहा हूं कि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे नेट फ्लक्स 0 होता है। तो हमें केवल आउटगोइंग फ्लक्स के बारे में यहां बात करनी है। ऑप्शंस भी है आपके पास E इंटू पाई आर स्क्वायर, E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 3 पाई आर स्क्वायर एंड नन ऑफ दिस। अच्छा सभी ऑप्शंस रिलेटेड है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप जानते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। नीचे का सर्कुलर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए। पहली बात तो आप हेमिस्फीयर का बहुत सिंपल तरीके से इसको समझ सकते हैं। जैसे आप नींबू कभी आपने काटा हो, नींबू पूरा स्फीयर होता है, अगर हम उसको बीच में से काटते हैं तो जो हिस्से हमें दिखते हैं वो कैसा दिखता है, वो जो एक सरफेस आपको नजर आता है नींबू के अंदर वाला, वो एक डिस्क सरफेस या एक सर्कुलर सरफेस आपको नजर आता है। तो मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए ये कोई लाइट बीम गिर रही है, ऊपर से ऐसे रोशनी गिर रही है। अगर इस रोशनी में मैं ऐसा हेमिस्फीयर यूं रख देता हूं तो जो नीचे शेडो कास्ट होगी, अगर एक लाइट की बीम ऊपर से गिर रही है और आपने उसमें ये आधा हेमिस्फीयर या नींबू ऐसे रखा है, तो जो नीचे जमीन पे उसकी शेडो कास्ट होगी, उस शेडो का एरिया क्या होगा। क्या उस शेडो का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा या पाई आर स्क्वायर होगा। तो बच्चों आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा शेडो एरिया होगा वो केवल और केवल ये वाला एरिया होगा, जिसको हम पाई आर स्क्वायर यहां पर कह सकते हैं। तो बच्चों किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में जो हमारा फ्लक्स कैलकुलेशन एरिया होता है वो दरअसल उसका प्रोजेक्शनल एरिया होता है, वो उसका शेडो एरिया होता है। प्रोजेक्शनल भी इसी को कहा जा रहा है। तो अब यहां अगर आप इस क्वेश्चन में आंसर देंगे तो बोलो क्या आएगा आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, E इंटू प्रोजेक्शनल एरिया। प्रोजेक्शनल एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर निकल के आया है, तो आप फ्लक्स बराबर लिखेंगे E इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है और इसके बेसिस पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। तो बच्चों इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था आपका इमेजिनेशन, आपका विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है।
हमें ये समझ में आना चाहिए कि शेडो एरिया क्या होगा। शेडो एरिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ऊपर से लाइट की टॉर्च जला दो, जो भी ऑब्जेक्ट रखा है नीचे देखो उसका शेडो एरिया क्या आ रहा है, जो भी उसका शेडो एरिया है उसी से फ्लक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रहा है, अगर इधर साइड से आ रहा होता तो शायद आपका प्रोजेक्शनल एरिया कुछ और निकल के आता, इधर से आता तो प्रोजेक्शनल एरिया कुछ और निकल के आता। तो आपको समझना, मैं एक और एग्जांपल याद दे देता हूं। सपोज इसकी जगह अगर आपको कोई बटरफ्लाई नेट का भी एग्जांपल दे दिया जाता, मान लीजिए इस तरह से कोई बटरफ्लाई नेट है और आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर दिखाई जाती है, और अब आपसे पूछा जाता कि बताइए फ्लक्स क्या होगा, तो फिर से इस आर्बिट्ररी शेप ऑब्जेक्ट का भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एरिया लूंगा। इसी को प्रोजेक्शनल एरिया कहा जाता है। प्रोजेक्शनल एरिया का मतलब है एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख पा रहे होंगे शायद इसका भी प्रोजेक्शनल एरिया वही पाई आर स्क्वायर निकल के आ रहा है। अगर मैं इससे भी आपका आउटगोइंग फ्लक्स पूछता तो भी आपका जवाब सेम होता, E इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके लिए भी आपसे फ्लक्स पूछूं तो आपका फ्लक्स बिल्कुल सेम टू सेम वही निकल के आएगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो बच्चों हमें यहाँ पे क्लियर रखनी है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एक कोन आपको यहाँ दिख रहा होगा, H इसकी हाइट है, कैपिटल R इसकी रेडियस है, मगर इस बार आपसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो है आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू द कोन। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से, अगर ऊपर से आ रहा होता तो आपका आंसर फिर से वही E इंटू पाई आर स्क्वायर आता, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर से आ रहा है। अब आप सोचिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसका प्रोजेक्शनल एरिया क्या आएगा। तो बच्चों इसका प्रोजेक्शनल एरिया मैं आपको समझा देता हूं। जिधर की तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, अगर हम इधर से कोन को देखेंगे तो हमें इफेक्टिव प्रोजेक्शनल एरिया के नाम पे एक ट्राइंगुलर एरिया यहां देखने के लिए मिलेगा। ये रहा ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो बच्चों यहाँ एक छोटी सी गलती हम कर बैठते हैं। जब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो जो इसका टोटल बेस होगा वो आर के बराबर नहीं होगा, वो बेस कितना होगा 2r के बराबर, डायमीटर के बराबर होगा। h यहाँ पर हाइट मैंने दिखा रखी है। तो अब अगर हम यहाँ प्रोजेक्शनल या शेडो एरिया निकालें, इस एरिया का कैलकुलेशन करें तो ये क्या होगा, हाफ 2r इंटू एच यानी RH के बराबर, और फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू प्रोजेक्शनल एरिया। तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल के आ गया है, ERH के बराबर। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बच्चों समझना पड़ेगा, इसको आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा कि अगर हम इस कोन को इधर से देख रहे हैं तो जो हमें इफेक्टिव एरिया नजर आएगा, प्रोजेक्शनल एरिया जो नजर आएगा वो किसके बराबर होगा, हाफ 2r इंटू एच यानी RH के बराबर। तो उसी की मदद से फ्लक्स बता सकते हैं ERH। बच्चों आपने देखा मैंने यहाँ पर भी आउटगोइंग फ्लक्स पूछा है आपसे, या तो आउटगोइंग पूछेंगे या इनकमिंग पूछेंगे, क्योंकि नेट फ्लक्स इस कोन से भी क्या होगा, जीरो। अभी इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, तो इसीलिए अभी हमने केवल आउटगोइंग फ्लक्स के बारे में बात करी है। अब जो मैं बार बार ये बात कह रहा था उसका मैं आपको कारण बता देता हूं। बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड बॉडी नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बच्चों अगर आप किसी भी क्लोज्ड बॉडी 3D ऑब्जेक्ट को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, भले यूनिफॉर्म में रखें या नॉन यूनिफॉर्म में रखें, अगर खुद उस बॉडी ने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया हुआ है तो उस बॉडी से नेट फ्लक्स आपका हमेशा क्या होगा, जीरो। बच्चों उसका कारण मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़ी देर बाद हम एक गॉस थ्योरम नाम से थ्योरम पढ़ेंगे। ये गॉस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं आपको इसका थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये अभी हम गॉस थ्योरम के नाम से एक थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम आपसे कहती है कि फ्लक्स बराबर होता है एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों अब सिंपल सी बात है, अगर किसी क्लोज बॉडी ने कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं कर रखा है तो क्यू एनक्लोज जीरो होने के कारण फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी अगर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो बॉडी से नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। और अगर उस बॉडी ने कोई चार्ज एनक्लोज कर रखा है, यानी अगर क्यू एनक्लोज नॉन जीरो है तो 100% उस बॉडी का नेट फ्लक्स भी क्या होगा, नॉन जीरो। इसीलिए मैं आपसे भी बार बार जो 2 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें केवल आउटगोइंग फ्लक्स पूछ रहा था, क्योंकि नेट फ्लक्स उन सभी बॉडीज से क्या होगा, जीरो। एक डायग्राम से आपको समझा देता हूं बच्चों। जैसे हम सबसे पहले हेमिस्फीयर वाली बात ही देख लेते हैं। सपोज एक कंप्लीट स्फीयर को मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है बच्चों। अब क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्शनल एरिया होगा वो यही होगा। अभी अभी आपने देखा था प्रोजेक्शनल एरिया ये होगा। बच्चों इधर के हेमिस्फीयर पे जितना इनकमिंग फ्लक्स है -E इंटू पाई आर स्क्वायर, रिमेनिंग हेमिस्फीयर से उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है +E इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं इस हेमिस्फीयर को बीच में से काट दूं तो ये 2 आधे आधे नींबू बन जाएंगे ना हेमिस्फीयर। तो इधर के आधे नींबू पर जितना इनकमिंग फ्लक्स है उधर के आधे नींबू से उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स इससे क्या निकल के आएगा, जीरो। तो वही बात
नेट फ्लक्स इसलिए भी जीरो है क्योंकि इसको हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, खुद इस स्फीयर में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, इसीलिए इससे नेट फ्लक्स आपका जीरो आना ही था। बच्चों इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कल ही आपको बताया था पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइन से दिखाया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने पॉइंट चार्ज के नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किसी स्फेरिकल क्लोज बॉडी को अगर रखा है तो भी उससे नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। बच्चों वही बात है, पहली बात तो इस स्फीयर में कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है तो नेट फ्लक्स जीरो आना ही चाहिए। दूसरी बात, आप इमेजिन कर पाए या ना कर पाए, मगर अगर हम इसका प्रोजेक्शनल एरिया लेकर देखेंगे तो इधर के हेमिस्फीयर पर जितनी फील्ड लाइंस इनकमिंग है उधर के हेमिस्फीयर से उतनी ही फील्ड लाइंस आउटगोइंग है, इसीलिए नेट फ्लक्स क्या निकल के आ जाएगा, जीरो। वही बात, जितना इधर इनकमिंग फ्लक्स उतना ही उधर आउटगोइंग फ्लक्स, इसलिए नेट फ्लक्स क्या है, जीरो। बच्चों इस चीज को समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूं। मान लीजिए एक आपके पास ग्लास का क्यूब है। बच्चों ग्लास आप समझ पा रहे होंगे, मैं ट्रांसपेरेंट कांच की बात कर रहा हूं हिंदी में, जिसको आप कहते हैं ग्लास और मिरर में आपको फर्क अच्छे से पता है। मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यूब की बात कर रहा हूं। अगर एक ग्लास का क्यूब मेरे हाथ में इस तरह से, और मान लीजिए इधर साइड से मैंने ट्यूब जलाई, जैसे मैं एग्जांपल के लिए इसी को ले लेता हूं। बच्चों मान लीजिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का कोई क्यूब है, मैं इधर से कोई टॉर्च जलाता हूं तो जितनी लाइट इधर से एंटर करेगी क्या उतनी ही लाइट इधर से एग्जिट करेगी? जवाब है बिल्कुल हाँ। तो ऐसे में नेट लाइट एमिटेड बाय दिस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, जीरो। जितनी लाइट एंटर करी उतनी लाइट एग्जिट कर गई, तो यहां से इससे जो नेट लाइट अगर निकल के आ रही है, अगर मैं आपसे वो पूछूं तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब तक आप इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं रखेंगे तो कोई एक्स्ट्रा आपको लाइट यहां पे नहीं मिलेगी अलग से, और जितनी लाइट इनकमिंग है उतनी लाइट अगर आउटगोइंग है तो आप क्या कहेंगे कि नेट फ्लक्स इससे क्या हो गया है, जीरो। उसी तरह की चीज है बच्चों, यहां जितना इधर से फ्लक्स एंटर कर रहा है अगर उतना ही फ्लक्स इधर से एग्जिट कर रहा है तो नेट फ्लक्स एमिटेड बाय दिस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो। और अगर किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से नेट फ्लक्स मेरा जीरो आ रहा है, इसका मतलब मुझे इस बात का पता चल रहा है कि उस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर किसी तरह का चार्ज एनक्लोज नहीं है। तो ये गॉस थ्योरम वाली बात बच्चों अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर चार्ज एनक्लोज नहीं है तो फ्लक्स जीरो आना ही चाहिए, और अगर चार्ज एनक्लोज है तो 100% फ्लक्स जो है वो नॉन जीरो आना चाहिए। हमें इस तरह की बात यहाँ पे आगे गॉस थ्योरम में समझने में मदद मिलेगी। चलो बच्चों आगे की बात और इधर सुने। अब एक क्वेश्चन आपको इस पर बड़ा इंटरेस्टिंग टिपिकल टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। आपको क्वेश्चन में एक क्यूब दिख रहा होगा, एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड ए के बराबर है। इस क्यूब को हमने मतलब पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये वाला फेस जो है वाईजेड प्लेन के पैरेलल रखा गया है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो। इसकी हर एक साइड 1 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है और कुछ इस तरह का एक्ट कर रहा है। Ex बराबर है 5√x, Ey और Ez बराबर क्या है, 0। तो आपको यहां बताना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, और दूसरी बात आपको बतानी है व्हाट इज द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब। हमें ये दो पार्ट का जवाब देना बच्चों। डायग्राम आपके सामने है, एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड 1 मीटर के बराबर है, और ओरिजिन से जो इसका पहला वाला फेस है उसकी दूरी भी यहां हमने 1 मीटर के बराबर ही ली है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले तो मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर हम जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ई वेक्टर बराबर हम लिखते हैं इस तरह से, Ex i कैप प्लस Ey j कैप एंड प्लस Ez k कैप। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन में डेटा दिया था उसमें Ey और Ez क्या थे, 0, और Ex बराबर क्या था, 5√x। तो यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां से क्या निकल के आ गया बच्चों, 5√x i कैप के बराबर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। बच्चों पहली बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर ध्यान दीजिए, दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अभी आप इस क्वेश्चन में यही देखते कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो नेट फ्लक्स आपका यहां 0 निकल के आता, बट अभी ये क्या है, हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स पर डिपेंड कर रहा है। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के साथ में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में वेरी करे, हम उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कैटेगरी में रखते हैं। तो अभी मैंने आपको समझा दिया कि हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, पर उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है। डायरेक्शन कांस्टेंट क्या है, आई कैप। तो बच्चों ये देखो, ये दिखा रखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से आई कैप डायरेक्शन में यहां दिखा दिया है। हमारा जो क्यूब है मैंने उसको नाम दे दिया है ABCD EFGH। ये क्यूब हमने इस तरह से यहां पे दिखा दिया है।
ये दूरी a है और हर एक साइड a के बराबर है, ये हमने डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है, इस क्यूब के 6 फेसेस जो होंगे, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6 में से 4 फेसेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होगा। कैसे होगा जरा इधर समझिए। मान लेते हैं मैं इसी को क्यूब मान लेता हूं और आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चल रहा है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चल रहा है तो ये देखिए जो इसका ऊपर का फेस है उससे भी फील्ड लाइंस पैरेलल रन करेंगी। अगर ऊपर के फेस से फील्ड लाइंस पैरेलल रन कर रही है तो इस फेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। ऐसे नीचे का जो फेस होगा उससे भी फील्ड लाइंस इस तरह से पैरेलल रन करेगी तो नीचे के फेस का भी फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0। तो इधर देखिए बच्चों, फ्लक्स ए बी एफ ई डी सी जी एच, ये ऊपर नीचे के जो 2 फेसेस हैं उन दोनों का फ्लक्स मैंने क्या लिख रखा है, 0। अच्छा बच्चों अब इधर सुनना, अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो ये आगे का जो फेस है इससे भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल रन करेगी, ये जो पीछे का फेस है इससे भी फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल रन करेगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इस डस्टर को क्यूब मान लूं 2 मिनट के लिए और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये 1 2 नीचे वाला 3 और ये पीछे वाला 4, इन चारों फेसेस का फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होगा। और रीजन आप क्या देंगे, द फील्ड लाइंस आर रनिंग पैरेलल टू द सरफेस। तो ABFE का फ्लक्स 0 आ गया, DCGH का फ्लक्स 0 आ गया, AEHD, ये हमारा AEHD वाला जो फेस है यहां पर, ये सामने वाला AEHD वाला फेस, इसका भी फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 0 और एक ये पीछे वाला BFGC, इसका भी फ्लक्स कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है। अब बच्चों जो 2 फेसेस बचे हैं वो आपको यहाँ शेडेड दिख रहे होंगे, ABCD और EFGH, इसी से हमें फ्लक्स मिलेगा। अच्छा बच्चों इधर देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से जा रहा है तो इस वाले फेस पर फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इनकमिंग। तो ये फेस ABCD है, इस पर फील्ड लाइंस इनकमिंग है। और अगर इसको फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल रही है तो इस वाले फेस से फील्ड लाइंस बाहर निकल जा रही है, तो इसका मतलब EFGH वाले फेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। अब बच्चों क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें इन 2 फेसेस का यहाँ फ्लक्स निकालना है। आप इसको एरिया वेक्टर से भी सोच सकते हैं। ABCD का एरिया वेक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो इधर की तरफ आएगा, E और A के बीच में एंगल बनेगा 180। EFGH का एरिया वेक्टर अगर इधर दिखाऊंगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनेगा 0 डिग्री। अच्छा बच्चों यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, बच्चे इसमें एक चीज नहीं समझ पाते हैं। जैसे ये ABCD वाला फेस है, सर एरिया वेक्टर हम इधर भी तो दिखा सकते हैं, ऐसे इधर यहाँ ऐसे सोचते हैं, मैं दिखा नहीं रहा वरना आप कंफ्यूज होंगे कि सर हम एरिया वेक्टर इधर भी तो दिखा सकते हैं। अरे बच्चों हमें सरफेस दिखाना है। सरफेस दिखाने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इधर साइड में मेरे दीवार है तो इस वाली दीवार का जिस पे आप रंग करवाते हैं, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर दिखाऊंगा तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर ही तो आएगा। मैं इस दीवार के अंदर घुस के दीवार में गड्ढा करके एरिया वेक्टर उधर कैसे दिखाऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये डस्टर है और मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए इस वाले का, चलो आप तो ये छोड़ो, ये दिख रहा होगा आपको, अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर आप किधर दिखाओगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अलावा और कोई चॉइस है क्या आपके पास। इस सरफेस के लिए आप डस्टर के अंदर घुस के एरिया वेक्टर नीचे तो दिखा नहीं सकते, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर ही दिखाओगे, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर, पीछे वाले का एरिया वेक्टर इधर और नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इधर। तो बच्चों इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये हुआ और ये जो आपने नीचे दिखाया है ये तो दूसरे सरफेस का एरिया वेक्टर हो गया है। आप इस वाले सरफेस का, ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे अंदर जाके नहीं दिखा सकते। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप इसको एक सॉलिड क्यूब की तरह अगर अज्यूम करेंगे तो आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपसे बोला इस वाले का एरिया वेक्टर होगा ऐसे इधर की तरफ और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर होगा ऐसे इधर की तरफ। अब बच्चों क्लियर ही दिख रहा है, इनकमिंग से भी मैंने आपको बता दिया, E और A के बीच में एंगल 180 डिग्री है तो यहां नेगेटिव फ्लक्स होगा। मैग्नीट्यूड लिखते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड होगा इस फेस ABCD के लिए -E1 इंटू A²। मैंने सीधे सीधे -EA cos थीटा कर दिया है, cos 180 की वजह से, सॉरी EA cos 180 कर दिया है और उसकी वजह से -1 बाहर आ गया है, तो -E1 इंटू A²। बच्चों A² तो इस फेस का एरिया है, क्यूब का एक फेस क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर सरफेस का एरिया क्या होता है, A²। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1 लिखा है बच्चों, E1 इसलिए लिखा है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा और अगले फेस के लिए अभी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा। मगर पूरा ABCD फेस जो है, क्योंकि उसका डिस्टेंस x ओरिजिन से बराबर है, या यूं कह दीजिए YZ प्लेन से ये पूरा ABCD फेस बराबर दूरी x पर है, जहां x बराबर a है, इसीलिए इस पूरे फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट होगा।
तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ई ए कॉस थीटा वाला, इसके लिए ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म फील्ड माना जा सकता है, तो माइनस E1 इंटू ए स्क्वायर। अब बच्चों यहां इस फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो जैसा मैंने आपसे कहा इस वाले फेस के लिए x कोऑर्डिनेट a के बराबर है, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 5 रूट a के बराबर होगी। तो आपकी मर्जी है, आप यहां तो 5 रूट a इंटू ए स्क्वायर लिख दीजिए, नहीं तो मैंने सीधे सीधे जैसे क्वेश्चन में आपको पहले कह दिया था a बराबर 1 मीटर है, तो 5 रूट a की जगह मैंने 5 रूट 1 लिख दिया है और a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर कर दिया है। तो हमारा ABCD फेस पर इनकमिंग फ्लक्स जो है वो कितना निकल के आ गया बच्चों, -5 यूनिट के बराबर। ये तो हमारा इनकमिंग फ्लक्स है। अब बच्चों इधर और ध्यान दीजिए, अब EFGH फेस का फ्लक्स निकालते हैं। बच्चों EFGH जो है वहां आप देख पा रहे होंगे एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, E और A के बीच में एंगल 0 बनेगा, तो हम EA cos 0 से पॉजिटिव फ्लक्स पा रहे होंगे। ठीक है, मैंने इसका फ्लक्स लिख दिया है, इसका फ्लक्स क्या होगा प्लस E2 इंटू ए स्क्वायर। बच्चों एरिया तो स्क्वायर फेस का सेम ही होगा ए स्क्वायर के बराबर, मगर अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्यों हो गया है, ऑब्वियस ही बात है इस फेस के लिए x कोऑर्डिनेट बदल चुका है, अगर x कोऑर्डिनेट बदला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल गया है। तो बोलिए बच्चों इस EFGH फेस का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a के बराबर, यहां तक a और यहां तक 2 है, तो लगते हैं इस वाले में x की जगह 2a और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा यहाँ 5 रूट 2 है। तो बच्चों इधर देखिए प्लस E2 ए स्क्वायर में मैंने E2 की जगह तो क्या लिख दिया 5 रूट 2, ए स्क्वायर की जगह मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया है, आउटगोइंग फ्लक्स कितना निकल के आ गया प्लस 5 रूट 2 यूनिट। अब हमसे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा था, नेट फ्लक्स बताइए। बच्चों फ्लक्स क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हमें सभी फ्लक्स का यहाँ पर सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना है विद प्रॉपर साइन, तो इन दोनों फ्लक्स को अगर आप ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स आपका कितना निकल के आ जाएगा 5 रूट 2 माइनस 1 यूनिट के बराबर। ये आपका नेट फ्लक्स यहाँ पे इस तरह से निकल के आ चुका है। अब बच्चों एक मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता, अभी तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, आपका नेट फ्लक्स नॉन जीरो आ रहा है। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता तो आप सोचिए ABCD के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होता, EFGH के लिए उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड E होता। अगर मैं यहाँ E1 की जगह E लिखता और E2 की जगह भी E लिखता तो इनकमिंग फ्लक्स क्या था माइनस EA स्क्वायर, आउटगोइंग फ्लक्स कितना होता प्लस EA स्क्वायर, तो हमारा नेट फ्लक्स क्या निकल के आता 0। तो अगर आपने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस क्यूब को रखा होता तो आपका नेट फ्लक्स इसी केस में क्या निकल के आ जाता 0। अब बच्चों आगे की बात सुनिएगा, मेरा नेट फ्लक्स यहां से नॉन जीरो निकल के आया है। ये नेट फ्लक्स नॉन जीरो निकल के आने का मतलब है कि 100% इस क्यूब के अंदर कोई ना कोई चार्ज एनक्लोज हो रहा है। बाय गॉस थ्योरम हमने अभी भी देखा था फ्लक्स बराबर Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अगर फ्लक्स नॉन जीरो है यानी इस क्यूब के अंदर कोई ना कोई चार्ज एनक्लोज हो रहा है। फिर हमसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में यही पूछा गया था कि बताइए वो एनक्लोज चार्ज क्या है, तो क्योंकि नेट फ्लक्स बराबर होता है Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसी कंडीशन में आप Q एनक्लोज को लिख सकते हैं नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स हमारा 5 रूट 2 माइनस 1, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें बस ये बात समझनी थी कि अगर हमारा किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट से नेट फ्लक्स नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब 100% उसमें कोई चार्ज एनक्लोज हो रहा है, और वह एनक्लोज चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, जहां गॉस थ्योरम बताती है कि Q एनक्लोज बराबर क्या होगा नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहां तक हमने फ्लक्स के बारे में डिस्कशन किया और अब आगे हम गॉस थ्योरम क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम में बच्चों बोर्ड के हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार मेजर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम के क्वेश्चन पाएंगे, तो इसलिए इस थ्योरम को हमें बहुत ध्यान से सुनना समझना है। आगे जाकर ऐसी एक एनालॉगस थ्योरम आपको मैग्नेटिक में भी पढ़ने के लिए मिलेगी, वहां पर हालांकि उसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कहा जाता है, मगर इसीलिए अगर आप यहाँ इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऐसे सिमिलर चीजें आपको मैग्नेटिक में करने में दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों आगे की बात करते हैं। सबसे पहले मेन बात गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट मैं आपको पहले यहाँ पे पढ़ के बता देता हूं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, इस क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, it is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by it in vacuum। बच्चों स्टेटमेंट शब्द दर शब्द हमें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ये आपका गॉस थ्योरम का स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है।
कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by it in vacuum। इसी का सरल शब्दों में अगर यहाँ पे लिखा जाए मीनिंग तो वो ये है कि दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस एंड दैट इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो चीज लिखी है वही यहाँ पे मैंने लिखी है। बच्चों इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? गॉस थ्योरम हमें ये बताती है कि किसी भी क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस जिसको आप गॉसियन सरफेस भी कहते हैं उससे गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के द्वारा एनक्लोज चार्ज का वैक्यूम में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। बच्चों 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एनक्लोज। तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर हो जाता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जो मैं चीज बोल रहा हूं क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, ये सुन के आपको थोड़ा सा दिक्कत जरूर आती है पर इसका कोई और मीनिंग नहीं है। क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस का मतलब है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और दूसरी बात बच्चों इसी को सरल शब्दों में अपन लिख ही सकते हैं ये कि अगर ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसका मतलब किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स बराबर क्या होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ई डॉट डी एस वाली बात क्यों आती है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होता है तो हम फ्लक्स को सीधे सीधे ई ए कॉस थीटा से निकाल लेते हैं, मगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर आपको फ्लक्स को इंटीग्रेशन की मदद से निकालना होता है। तो जैसे मान लीजिए एक आगे का एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। जैसे सपोज ये कोई स्पेरिकल सरफेस है, आप आगे देखेंगे इसका एरिया एलिमेंट जो होगा वो डीएस से इस तरह से दिखाया जाता है, एरिया एलिमेंट को डीएस से दिखाया जाता है। एंड सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में चल रहा है ई और डी एस। तो बच्चों इस छोटे से एलिमेंट का अगर मैं फ्लक्स निकालूं, भले इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ही हो कोई दिक्कत नहीं है पर छोटे से एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट का मैं फ्लक्स निकालूं तो इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स कितना निकल के आ जाएगा बच्चों ई डॉट डी एस के बराबर। इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स आ गया है ई डॉट डी एस। और फिर अब अगर मुझे इस पूरे सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो मुझे ऐसे छोटे छोटे सभी एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे सभी एलिमेंट्स का अगर आप कंट्रीब्यूशन लेंगे तो आप टोटल फ्लक्स को कैसे लिखेंगे? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी बोल देते हैं बच्चों, या इसको सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से पूरे सरफेस के अलोंग ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ये सब बातें आगे जाके एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में इस्तेमाल होंगी, मगर अभी आप देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए हमारा जो फॉर्मूला काम में आएगा वो ये वाला है, यानी नेट फ्लक्स बराबर क्या होगा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों और फॉर्मूला ध्यान रखना है। 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा है क्योंकि चार्ज को हम वैक्यूम में एनक्लोज कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर मीडियम कोई और होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह नीचे के एप्सिलॉन नॉट इस तरह से रिप्लेस कर देंगे। आगे की बात बच्चों एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आपको क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से फ्लक्स कैसे निकालते वो चीज यहां दिखा देता हूं। सपोज एक क्लोज गॉसियन सरफेस मैंने यहां बना रखा। बच्चों इमेजिनरी होता है, ये एक स्फीयर मान के चले, इमेजिनरी स्फीयर है। कुछ पॉइंट चार्जेस आपको दिख रहे होंगे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। कुछ स्फीयर के अंदर है कुछ स्फीयर के बाहर है, चार्जेस के नेचर भी आपको दिखा रखे हैं। अब अगर मैं आपसे इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स पूछता हूं तो फ्लक्स में आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ कौन से चार्ज को इंक्लूड करना है? एनक्लोज चार्ज को। मैंने अभी लिख के बताया था कि द फाइनाइट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर गॉसियन सरफेस का आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो फ्लक्स क्या होगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। एनक्लोज चार्ज के नाम पे आपको केवल गॉसियन सरफेस के अंदर अंदर का चार्ज लेना है, बाहर वाले चार्ज की तरफ देखना भी नहीं है। जब आप फ्लक्स निकालेंगे तो केवल एनक्लोज चार्ज लेंगे। नेट एनक्लोज चार्ज अगर निकालें तो सिंस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी आप इसका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर दीजिए तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 ये आपका नेट एनक्लोज चार्ज हो जाएगा। और नेट फ्लक्स अगर इससे निकाला जाए गॉसियन सरफेस से तो दैट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल से तरीके से आप इस तरह से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब आगे की बात बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। गॉस थ्योरम के रिगार्डिंग मैं आपको 6-7 पॉइंट बता रहा हूं, सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, ध्यान से सुनना और समझते चलना है। सबसे पहली बात, गॉसियन सरफेस क्या होता है बच्चों? इसके डेफिनेशन में यहाँ शॉर्ट में बस इतनी सी दूंगा कि द गॉसियन सरफेस इज वाइजली चूजन क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस टू एनक्लोज चार्ज ज्योमेट्री। बच्चों बड़े भारी भारी शब्द का इस्तेमाल कर लिया मैंने, वाइजली चूजन। इसका मतलब आप स्व विवेक से
अपना दिमाग लगाते हुए एक इमेजिनरी सरफेस को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जिसकी मदद से आप उस चार्ज ज्योमेट्री को एनक्लोज कर सके। ये बात आगे जाके आपको ऐसे समझ में आएगी। बच्चों अभी आज की क्लास में मैं आपको ये तो बता दूंगा, गॉस ने तो हमसे ये कहा है कि फ्लक्स निकालने के लिए आपकी मर्जी पड़े जैसा गॉसियन सरफेस लीजिए, फ्लक्स पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ये कि किसी एक पॉइंट चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैं भले सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं स्पेयर का इस्तेमाल करूँ, या मैं किसी पॉलीथीन बैग टाइप के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लूँ, फ्लक्स मेरा सबसे सेम आएगा। तो फ्लक्स निकालने में तो हमें दिक्कत नहीं आती, मगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों तो हमें कुछ ऐसे सरफेसेस को वहाँ सेलेक्ट करना होता है जिनकी मदद से हमारा इंटीग्रेशन वगैरह थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आप आगे जब एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे वहाँ आप ऐसा देखेंगे कि लाइन चार्ज को एनक्लोज करने के लिए मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे स्पेयर चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को सेलेक्ट करते हैं। तो अभी के लिए बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि गॉसियन सरफेस एक तो इमेजिनरी चूजन सरफेस होता है एंड इसको हम अपने खुद के दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंस से सेलेक्ट करके उस चार्ज ज्योमेट्री को एनक्लोज करने के लिए इसको सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। दूसरा पॉइंट, फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। किसी भी गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स गुजरता है वो इंडिपेंडेंट होता है शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस से। बच्चों आज हम एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानेंगे, वहां मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट हो वो अपने सेंटर पर सेम सॉलिड एंगल 4 पाई सबटेंड करता है। अभी आप चलिए सॉलिड एंगल की बात छोड़िए, मैं तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं। एक बल्ब है, बल्ब से रोशनी निकल रही है, अगर मैं उस बल्ब को एक ग्लास के स्फीयर में पैक करूं, बच्चों फिर से ध्यान दीजिए, ग्लास बोल रहा हूं, ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से लाइट आर पार जा सकती है। अगर मैं उस बल्ब को ग्लास के स्फीयर में एनक्लोज करूं तो क्या बल्ब की पूरी रोशनी उस ग्लास के स्फीयर से पास होगी? जवाब है बिल्कुल हाँ। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर उस बल्ब को जिसको आपने ग्लास के स्फीयर में रखा हुआ है, उस ग्लास के स्फीयर को अगर मैं एक ग्लास के क्यूब के अंदर रख दूं तो क्या जितनी रोशनी उस स्फीयर से निकल रही है वही रोशनी उस क्यूब से भी पास हो रही होगी? जवाब है बिल्कुल हाँ, वही रोशनी तो उधर से भी पास हो रही होगी। तो इसीलिए गॉस ने इसी तरह की बात समझाई है कि फ्लक्स अगर आपको निकालना है तो आपकी मर्जी पड़े वैसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करिए, किसी भी शेप का सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप का मतलब है क्यूबिकल लीजिए, सिलिंड्रिकल लीजिए, आप स्पेरिकल लीजिए, पॉलीथीन बैग टाइप का आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर लीजिए, कुछ भी लीजिए, फ्लक्स आपका सेम ही रहेगा। एंड साइज पे भी डिपेंड नहीं करता बच्चों, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिशन में उलझाया जाता है। एक स्पेयर है जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज है, उससे फ्लक्स कुछ 5 मिल रहा है, क्वेश्चन कहेगा नाउ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डबल्ड, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? अरे भाई आप उस स्पेयर की रेडियस को डबल करें, ट्रिपल करें, क्वाड्रपल करें या 1000 टाइम करिए, जो आपका फ्लक्स निकल रहा है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। वही बात, बल्ब अगर आपने अंदर जला रखा है तो आप भले उससे थोड़ा सा बड़ा स्पेयर लगाइए ग्लास का, या उससे थोड़ा और बड़ा स्पेयर ले आइए, उससे जो लाइट एमिटेड बाय बल्ब है उस पर थोड़ी फर्क पड़ेगा। इसीलिए जो फ्लक्स होता है किसी भी गॉसियन सरफेस से, एक तो वो शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ चार्जेस विद इन गॉसियन सरफेस। कहने का मतलब ये है उस गॉसियन सरफेस के अंदर वो चार्ज कहां पर लोकेटेड है इस पर भी डिपेंडेंसी नहीं होती है। सब बातें भी सॉलिड एंगल में आपको और समझाई जाएगी, मगर आप इसका भी एग्जांपल यूं समझिए, जिस ग्लास के स्पेयर में आपने बल्ब को ठीक सेंटर पे रखा है, अगर मैं उसको बल्ब को सेंटर से थोड़ा सा साइड में भी कर दूंगा, लेकिन अगर ग्लास के स्पेयर के अंदर ही रखूंगा तो स्पेयर से निकलने वाली टोटल रोशनी तो वही रहेगी। टोटल रोशनी इस बात पे थोड़ी डिपेंड करती है कि स्पेयर बीचों बीच ही रखना जरूरी है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट कर देंगे तो चलेगा। थोड़ा बहुत कह रहा हूं बच्चों, इतना भी शिफ्ट नहीं करना है कि आपने स्पेयर से बाहर ही लाके बल्ब को रख दिया तो कंडीशंस बदल जाएंगी। मगर विद इन द गॉसियन सरफेसेस आप चार्जेस को कहीं पर भी लोकेट करिए, उससे फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस बट फ्लक्स इज ड्यू टू एनक्लोज चार्ज ओनली। मैं वही डायग्राम यहां पर फिर से आपको बता देता हूं, अभी भी हमने एक एग्जांपल देखा था। सपोज एक गॉसियन सरफेस मैंने यहां दिखा रखा है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, कुछ चार्जेस इसमें एनक्लोज है, कुछ चार्जेस एनक्लोज नहीं है। आपने अभी फ्लक्स निकाला था, फ्लक्स आपका क्या निकल के आया था बच्चों? Q1 - Q2 + Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं
कि अगर इस गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं समहाउ, मैं समहाउ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अगले पॉइंट में अपनी बात समझा दूंगा मैं, अगर आप यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। बच्चों बहुत ही क्रांतिकारी पॉइंट है, सुनने में अटपटा लगता है मगर ध्यान से सुनिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पर होगा दैट विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस एज वेल एज प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण है मगर फ्लक्स जो होगा वो केवल और केवल किसके कारण कहा जाएगा, एनक्लोज चार्ज के कारण। बच्चों ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण बोल रहे हैं तो फिर फ्लक्स भी सबके कारण होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो उसमें एलएचएस से जो ई निकल के आ रहा है दैट इज ड्यू टू ऑल चार्जेस, और आरएचएस में जो आप क्यू एनक्लोज लिख रहे हैं दैट इज ड्यू टू एनक्लोज चार्ज ओनली। तो उसका कारण मैं अभी भी आपको बताता हूं। भाई जो चार्ज बाहर रखा हुआ है आप खुद देखिए, जैसे ये Q5 का चार्ज जो बाहर रखा हुआ है इस तरह से, ये प्लस Q5 का चार्ज है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस निकल रही होंगी उसका इस गॉसियन सरफेस से अगर आप फ्लक्स कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्लक्स में ये बात बताई थी, अगर इस तरह से चार्ज बाहर है तो जितना इस पर इनकमिंग फ्लक्स है, इस गॉसियन स्फीयर पर Q5 का जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है, इसीलिए Q5 का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन यहां क्या हुआ, जीरो। ऐसे Q4 का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, जीरो। तो ऐसा नहीं है कि हम इन चार्जेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं मगर इनका फ्लक्स कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, जीरो। इसीलिए आपको शॉर्ट में ऐसे बता दिया जाता है कि भाई जब फ्लक्स निकाल रहा हो तब आप केवल एनक्लोज चार्ज को लेकर चलें। अगर आपसे क्वेश्चन में केवल फ्लक्स पूछा जा रहा हो तब आप केवल और केवल एनक्लोज चार्ज को लेकर चलें। पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस चार्ज के कारण होगा, तो अपने को क्या जवाब देना है बच्चों, सभी चार्जेस के कारण, जो एनक्लोज्ड है उनके कारण भी और जो एनक्लोज नहीं है उनके कारण भी। तो ये बात हमें इस तरह से थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब आगे की बात सुने बच्चों, गॉस थ्योरम जनरली होल्ड्स गुड फॉर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी बड़ा ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, ध्यान से इसको सुनिएगा। मैंने एक बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, जनरली होल्ड्स गुड। बच्चों हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि गॉस थ्योरम इज नॉट वैलिड फॉर एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वैलिड तो सबके लिए है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गॉस थ्योरम जनरली हमारे लिए हेल्पफुल टूल साबित होती है जब हम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है आगे जब आप एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम करेंगे तब आप वहां देखेंगे कि हम सर्टेन सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का, लाइक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, वहां पर स्फेयर, स्फेरिकल शेल, इस तरह की कुछ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी मदद से बहुत ही कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो एसिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें इसकी मदद से फील्ड का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा भारी पड़ता है, इसीलिए हम वहां इसका इस्तेमाल नहीं करते। बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने वैलिड शब्द नहीं लिखा है, मैंने कहा है जनरली होल्ड्स गुड, तो यहां पर ये हमें ज्यादा फायदा देती है, बाकी वैलिड सबके लिए। कहने का मतलब ये था, अभी जो मैंने आपको पिछला डायग्राम दिखाया था तो आप ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की मदद से नहीं निकाल सकते। बच्चों गॉस थ्योरम की मदद से निकल जाता तो आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में हेक्सागन वाली प्रॉब्लम करी थी, पेंटागन वाली प्रॉब्लम करी थी। क्या मैं उस हेक्सागन को एक गॉसियन स्फीयर में एनक्लोज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का सिस्टम है। गॉस थ्योरम की मदद से आप जनरली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस और जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्वीनियंटली निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, गॉस थ्योरम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड वाइस वर्सा। मतलब गॉस थ्योरम कोई बहुत क्रांतिकारी अलग से थ्योरम नहीं है, कूलम्स लॉ से आप इसको डिराइव कर सकते हैं और उल्टा भी कर सकते हैं। मतलब आप गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ के रिलेशन को निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली व्हेन कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। बच्चों ग्रेविटेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल न होकर कुछ r की पावर n-1 n+1 के प्रोपोर्शनल, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे बना दिए जाते हैं। बच्चों यहां ऐसा नहीं हो पाएगा। गॉस थ्योरम केवल और केवल तब वैलिड है जब हमारी कूलम्स लॉ जो है या कूलम का जो रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करे। अगर इससे कोई भी डेविएशन होगा तो गॉस थ्योरम वहां पे काम नहीं करेगी। कारण आप आगे देख पाएंगे, कई सारे कारण होते हैं।
गॉस थ्योरम में भी आप फ्लक्स का जो सॉलिड एंगल अप्रोच देखेंगे, वो सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी अगर इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप नहीं होगी। तो अपने को तो बस ये ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम केवल कब वैलिड है, व्हेन कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। बच्चों अगला पॉइंट यहां पर आ गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज is distributed uniformly in space, that is flux per unit solid angle remain constant। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से आप सुने। किसी भी पॉइंट चार्ज का जो फ्लक्स होता है वो स्पेस में चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बच्चों स्पेस में चारों ओर का मतलब है हर डायरेक्शन में। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूं, अगर मान लीजिए जैसे हम सन का एग्जाम्पल, बच्चों एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देता हूँ। लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम जानते पहले से हैं मगर पहचानते बाद में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सीनरी जरूर बनाई होगी बचपन में इस तरह की, है ना। ये सीनरी अगर आपने नहीं बनाई है तो फिर आप भारत के नागरिक नहीं है, आपने जरूर से ये सीनरी बनाई होगी बचपन में। बच्चों इसमें हम ये सन दिखाते हैं और बचपन से आपने देखा होगा ऐसे इसके आसपास छोटे छोटे बच्चे भी जब ये सीनरी बनाते हैं ऐसे हम ये लाइन्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं हम ये लाइन्स, क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं? कभी किसी बच्चे ने ऐसी सीधी सीधी लाइनें तो नहीं बनाई कि ये लो सारी रोशनी एक ही जने के घर में भेज देंगे, नहीं। आप ये लाइंस यहाँ पर इसलिए बनाते ये इंडिकेट करने के लिए कि जो सन से लाइट निकल रही है वो स्पेस में चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा लाइट और किसी दूसरी डायरेक्शन में कम लाइट नहीं जा रही है। तो आप अभी सॉलिड एंगल के अप्रोच से ये कह सकते हैं कि द ल्यूमिनस फ्लक्स ऑफ सन is distributed uniformly in space, that is flux per unit solid angle remain constant। वही बात मैं आपसे यहां कहना चाह रहा हूं कि जो एक पॉइंट चार्ज होता है उस पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस आप इधर ही देख सकते हैं। पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस स्पेस में चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज्यादा फील्ड लाइंस और दूसरी डायरेक्शन में कम फील्ड लाइंस नहीं जाती है, चारों ओर ये फील्ड लाइंस बराबर जाती है। बच्चों स्पेस में चारों ओर का जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। 4 पाई स्टेरेडियन के इस स्फीयर का फ्लक्स अगर मैं लिखूं तो अगर इस स्फीयर का फ्लक्स आप लिखेंगे तो क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। 4 पाई स्टेरेडियन में फ्लक्स जा रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 स्टेरेडियन में कितना जाएगा बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर आगे आप ऐसा देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए पर्टिकुलर स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स जा रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। बच्चों फॉर्मूला आगे इस्तेमाल होगा, मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा इसको, मगर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां से आपको नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म आता नजर आ गया होगा। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का टर्म कहीं ना कहीं हमें ये समझा रहा है कि कूलम को भी सपना नहीं आया था कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होती है। यहां से वो इंटर रिलेटेड है, दोनों चीजें रिलेटेड है, इसीलिए आपने कहा था कि गॉस थ्योरम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कूलम्स लॉ एंड वाइस वर्सा। तो बच्चों ये 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए। लास्ट वाले पॉइंट का आप टेंशन ना लें, आगे फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, वो चीज मैं आपको अब आगे और डिटेल में भी डिस्कस करके बताता हूं।